हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th CBSE का टॉपिक जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं एवोल्यूशन के आगे वाला सेक्शन। हमने हेरिडिटी लास्ट 2-3 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। आज हम अच्छे से ठीक से जानने वाले हैं किसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस, यहाँ तक हमने जान लिया था। स्पीशीज़ नई नई कैसे फॉर्म होती है ये भी हमने जाना था। वेरिएशंस की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं ये भी हमने जान लिया था। आज हम लोग जानेंगे कि ये जो सारी की सारी स्पीशीज़ है, अगर हम देखें तो इन सारी स्पीशीज़ का एक बेस होगा। तो हम उल्टा कैसे ढूंढेंगे कि इस एनिमल का और दूसरा एनिमल का ये कॉमन स्पीशीज़ है, इस एनिमल का और इस एनिमल का ये वाला कॉमन स्पीशीज़ है। तो वो सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। या फिर इस एनिमल का ओरिजिन किस एनिमल से हुआ है, या फिर इसका एंसेस्टर कौन था, ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू टीच यू एंटायर थिंग। अब आप लोगों को सबसे पहले मैं वर्ड्स से थोड़ा सा परिचय कर देता हूँ आप लोगों का। ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अब ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये दो वर्ड्स है। रिलेशनशिप जो आप लोगों के लिए है ही नहीं। इवोल्यूशनरी मतलब इवॉल्विंग या फिर इवॉल्व होने वाली रिलेशनशिप। सो ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब जो समय के साथ इवॉल्व हुई हुई, लाइक समय के साथ जो भी समय के साथ जो भी इवोल्यूशन हुआ है तो उसको हम उल्टा ट्रेस बैक कैसे कर सकते हैं। या फिर जो भी आगे एनिमल इवॉल्व होके ह्यूमन बना है तो हम लोग उल्टा जाके उसका पूरा का पूरा ट्रेस बैक करके हम लोग जो बिगिनिंग में जो भी एनिमल था तो वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, या फिर हमें उस टाइम फ्रेम का ग्लिम्प्स कैसे मिल सकता है, ये आज के इस सेशन में जानने की पूरी पूरी कोशिश हम लोग करने वाली है। सो कुर्सी की पेटी बांध लो एंड गेट रेडी। यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम आई हाईली रिकमेंड सब्सक्राइब कर दो। 110 सब्सक्राइबर पे गाड़ी आके रुक चुकी है। हाँ, लाइक आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। अगर आप पहले से देख रहे हो मस्त, अगर आप लोग लाइव सेशन से आए हो एकदम मस्त। यू कैन वॉच दिस लेक्चर्स, मेक नोट्स एंड बोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पास आ रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। नाउ लेट अस गेट इन टू द NCERT क्या कहना चाहती है इसके बारे में। सो हाउ विल यू ट्रेस बैक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, या फिर आप लोग कैसे गेस करोगे कि ये एनिमल इस एनिमल से आया होगा या फिर ये एनिमल इस एनिमल से आया होगा। काफ़ी बेसिक सवाल है। आप लोग शायद आंसर दे दोगे कि हम सर उसके मम्मी पापा को देखेंगे। ओके, मम्मी पापा से ज़्यादा हम लोग, मैं आप लोगों को आगे जाके क्वेश्चन बताऊंगा। आपको उससे पहले वाली स्पीशीज़ देखनी है। तो ये किस स्पीशीज़ से इवॉल्व हुई हुई नई नई स्पीशीज़ है, ये आप लोगों को जानना है। तो आप लोग क्या कहोगे, सर मैं इसके जैसा सिमिलर दिखने वाले एनिमल को ढूंढूंगा अगर वो लिविंग होगा तो। इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स यू कैन रियली रियली सी द एनिमल दैट वी हैव इवॉल्व फ्रॉम। जैसे आप लोग चिंपांजीज को देख सकते हो, गोरिल्लाज को देख सकते हो, एंड देन यू कैन मेक आउट कि हाँ ये इससे बना हुआ एनिमल है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कह दूँ कि मुझे बताओ प्लेटिपस किस एनिमल से आया है, या फिर मैं आप लोगों को बताऊँ सर ये स्पैरो किस एनिमल से आया हुआ है, तो आप लोग कहोगे कि सर शायद वो एनिमल्स की स्पीशीज़ अर्थ से नष्ट हो चुकी है। तो अब ये नष्ट हो चुकी स्पीशीज़ हमें कहाँ कहाँ मिलेगी। आप कहोगे सर जू में, ऑब्वियसली नहीं, जू में तो कैसे मिलेगी, वो तो मर चुके हैं, धरती छोड़ चुके हैं। धरती छोड़ के कहाँ पे जा चुके हैं, ज़मीन के अंदर दफन हो चुके हैं, बर्फ़ के अंदर दफन हो चुके हो सकते हैं। तो उनको हम लोग कह देते हैं फॉसिल्स। उसके भी बारे में हम लोग जानने वाले हैं आज के इस प्यारे से सेशन में। इसीलिए मैंने ये सेपरेट पढ़ाया, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे हम लोग मज़े करने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नए नज़रिए से देखना हम प्रेफर करेंगे। अब आप कहोगे सर फॉसिल्स, सर ये फॉसिल्स क्या होता है। देखो, फॉसिल्स मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेनेंट्स। हमारी बॉडी, अगर समझो कई हज़ारों साल पहले एक बड़ा सा भूकंप आ गया होगा
और कोई एनिमल नीचे धंस गया होगा धरती के अंदर और ऊपर से मिट्टी आ गई होगी, तो वो अलाइव बरी हो गया होगा। अब जब ये बरी हो गया होगा अंदर धरती के अंदर, तो तब शायद ज़्यादा टेम्परेचर रहा होगा या फिर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया होगा, तो इस वजह से क्या हुआ, डिकम्पोजिशन कुछ हद तक रुक गया और एनिमल्स की हड्डियाँ आप लोगों को आज भी मिल सकती है। तो ये कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिकली हमें मिल जाते हैं ऐसे फॉसिल्स? तो हमें ये फॉसिल्स कई जगहों पे दो रॉक्स के बीच में मिल जाते हैं, बर्फ़ के अंदर मिल जाते हैं। और तो और हमें ये फॉसिल्स लाइक जहाँ पर भी लाइक वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो ठंडे हुए रॉक्स है, तो उनके नीचे स्पेसिफिकली हमें मिल जाते हैं। और एक जगह है जहाँ पे हमें ये मिल सकते हैं, वो है ओशन बेड के नीचे। ओशन बेड के नीचे जहाँ से हमें पेट्रोलियम आता है, वहीं पे फॉसिल्स भी आते हैं। उनसे हमें ग्लिम्स मिलता है कि हज़ारों साल पहले किस तरीके के एनिमल्स रहे होंगे। हमें डायनासोर्स का पता भी फॉसिल्स से ही चला है। दिस इज़ वाई स्टडिंग फॉसिल्स इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो सब जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ किस स्पीशीज़ से ज़्यादा क्लोज है। अब आप कहोगे कि सर, जो स्पीशीज़ लास्ट क्लास में जैसे पढ़ा था, जो स्पीशीज़ ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, दो स्पीशीज़ जो ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स अपने साथ रखती है, वो सबसे ज़्यादा क्लोज होगी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन वो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ना प्रेफर करते हैं, बिकॉज उससे हम लोग 2-3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के नए नए मेथड्स ढूंढने वाले हैं। सो नाउ लेट अस गेट इनटू इट। when we try when we try to follow evolutionary relationships, how do we identify characters as common? तो हम कैसे कैरेक्टर्स को कॉमन कैसे, हाउ डू वी मेक आउट कि ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है? दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वुड बी सिमिलर बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। तो दो कैरेक्टर्स कॉमन है, तो वो क्यों कॉमन है? बिकॉज दे बोथ आर टेकन they both are inherited from the common ancestor। तो कोई पुराना एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिससे वो कैरेक्टर ली गई है। जैसे हमारे अंदर आता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो बंदरों से हमने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स लिया है और उन्होंने ये लिया है छोटे वाले बंदरों से। छोटे बंदरों से बड़े वाले बंदर बन गए, जैसे गोरिल्लाज वगैरह, और उनसे हमने वो वार्म ब्लडेड जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, तो वो लिया है। एज एन एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग। अब देखो, हमारे अंदर 4 पैर हैं, गोरिल्ला के अंदर भी 4 पैर है। उससे पहले गोरिल्ला किस मंकी से आया होगा? तो टेल वाले मंकी से आया होगा, उसके पास भी 4 ही लिम्स है। तो ये चीज़ हमने इनहेरिट की है एक कॉमन एंसेस्टर से। तो हम में और गोरिल्ला में दोनों में 4 लिम्स है। वो क्यों है? बिकॉज हमारा एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिसके अंदर ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें आप लोगों को दिख जाएगी। और एक चीज़, आप अगर बर्ड्स भी देखो तो बर्ड्स के अंदर भी वैसे टेक्निकली 4 ही लिम्स होती है। तो वो उनके अंदर 4 लिम्स कैसे आई? स्क्विरल के अंदर 4 लिम्स कैसे आई? और हमारे अंदर भी 4 लिम्स है। तो हमारे अंदर, स्क्विरल के अंदर और भी कई सारे, गाय बैल सभी के अंदर 4 लिम्स है, बिकॉज कोई न कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिसके पास 4 लिम्स है। दिस इज़ हाउ क्रेजी इट इज़। कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिससे हमने ये सारी चीज़ें इनहेरिट करते करते हम लोग इतना आगे आ चुके हैं कि वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट वी हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, बस ये बताना था आप लोगों को। तो देखो, एम्फीबियंस के अंदर भी 4, जैसे फ्रॉग के अंदर 4, तो शायद हमारा कॉमन एंसेस्टर काफ़ी पुराना है। तो फ्रॉग के अंदर भी 4 आते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर भी 4 आते हैं, स्नेक्स छोड़ के सारे के अंदर 4 लिम्स आ जाते हैं। एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग्स आ गए, सैलमेंडर्स आ गए, उनके अंदर भी 4 आते हैं। The basic structure of limbs is similar, though it has been modified to perform different function in various vertebrates। अब ये चीज़ क्या कहना चाहती है, ये बंधन क्या कहलाता है, हम लोग जान लेते हैं। देखो, आप लोगों को नेचर के अंदर, नेचर में आप लोगों को मिलने वाला है कि आप लोग व्हेल देख लो। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके अंदर पीठ पे वर्टिब्रल कॉलम है, उन लोगों को, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते थे वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर देखो आ जाते हैं कौन? व्हेल आ जाता है, ह्यूमंस आ जाते हैं, मंकीज आ जाते हैं, हॉर्सेस आ जाते हैं। अगर हम लोग उनके लिम्स का मतलब हाथ और पैरों का स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सिमिलर नंबर ऑफ बोन्स, सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। आप लोगों को बैट्स जो होती है ना, बैट्स मतलब
चमगादड़, तो चमगादड़ों के अंदर भी आप लोगों को सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेगा जो हमारे हाथ का होता है। अब वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से है। ओके, तो वो जा चुकी है, जो भी आई थी कुछ बेचने। एनीवेज, such a homologous characteristics helps in identifying the evolutionary relationships between apparently different species। अब देखो, ये homologous मतलब क्या? सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, सिमिलर ऑर्गन्स। तो ये सिमिलर ऑर्गन्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ही है जो हमें दो स्पीशीज़ को रिलेट करने में या फिर दो स्पीशीज़ को कैरेक्टरिस्टिकली क्लासीफाई करके स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है। सो दिस इज़ वाई आई थिंक कि इसके बारे में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को एक कॉमन सी चीज़ दिख जाएगी। देखो, फ्रॉग के हाथ देखो, लिजर्ड के हाथ देखो, ह्यूमन का हाथ देखो एंड बर्ड का हाथ देखो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी। कितनी सिमिलरिटी है देखो, अगर आप लोगों को अगर ये हाथ में दे दूँ तो आप लोग कहोगे कि ये ह्यूमन हैंड है। लाइक दिस इज़ हाउ सिमिलर दे आर। अब ये इतने सिमिलर है एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ हम लोगों का इवोल्यूशन ऐसा हुआ है और हमारा एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिसके ये सारी चीज़ें सेम है, इसलिए हम लोगों के हाथ कुछ इस तरीके के हैं। देखो, आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन के कारण थोड़ा सा चेंज मिलेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, लेकिन ये हाथ और ये हाथ कितने ज़्यादा बायोलॉजिकली सिमिलर है। एंड आई थिंक दिस इज़ रियली रियली क्रेजी कि देखो, अब ये होमोलोगस ऑर्गन्स मतलब जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, हम लोग होमोलोगस की एक सेकेंड में डेफिनेशन ले लेते हैं सो दैट यू गाइज कैन गेट अ जिस्ट ऑफ इट। ओके, होमोलोगस, होमोलोगस अब हम लोग होमोलोगस ऑर्गन के बारे में जानेंगे। अब देखो, होमोलोगस ऑर्गन्स आर रेफर्ड टू एज organs that are inherited by two different organisms but are from similar या फिर सेम एंसेस्ट्री। अब ये सेम एंसेस्ट्री मतलब क्या? एक ही किसी न किसी ऑर्गन से, ऑर्गेनिज्म से हमने, या फिर एक ही एंसेस्टर से, एक ही एंसेस्टर से हमने, लाइक फ्रॉग ने, ह्यूमंस ने, लिजर्ड ने और बर्ड ने एक ही एंसेस्टर से ये सारी की सारी चीज़ें इनहेरिट की है, मतलब वो आगे पास ऑन हुई है। एंड दिस इज़ वॉट मेक्स इट रियली रियली सिमिलर बायोलॉजिकली। अगर आप लोग एक्सरे निकालो तो आप लोगों को दिख जाएगा। हावेवर, ऑल सिमिलरिटीज सिंपली इन द ऑर्गन शेप्स आर नॉट नेसेसरी बिकॉज कॉमन एंसेस्ट्री। लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कॉमन एंसेस्ट्री के कारण ही आप लोगों को ये सब देखने को मिले। व्हाट वुड वी थिंक अबाउट द बर्ड्स? अब देखो, आप लोगों को और एक कंपैरिजन इसके लिए किया गया है। देखो, आप लोगों को नॉर्मली चमगादड़ भी उड़ते हुए मिल जाएंगे, पंछी भी उड़ते हुए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उन दोनों की विंग का पैटर्न अगर स्टडी कर लिया तो आप लोगों को मिलेगा कि बैट का कुछ इस तरीके का है, हाथ के जैसे है, और बर्ड का कुछ इस तरीके से है। तो देखो, यहाँ पर सिमिलरिटी एंसेस्ट्री के कारण नहीं आई हुई। इसके ऊपर स्किन होता है, ओके, और इसके ऊपर फेदर्स होते हैं। सो वी कांट रियली से कि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ओके, इनके अंदर बोन्स भी होते हैं, इनके अंदर विंग्स में बोन्स नहीं होते। सो वी कैन से कि बैट्स आर नॉट रियली रियली क्लोज टू बर्ड्स, लेकिन बैट्स आर क्लोज टू स्क्विरल्स। स्क्विरल्स के पास भी कुछ हद तक लाइक 5 ही उंगलियां होती है। तो वी कैन से कि लिजर्ड्स एंड चमगादड़ are closely related than birds and चमगादड़, but they perform a very very similar work। like they पर मतलब इनका हाथ और इनका हाथ काफ़ी ज़्यादा सेम ही काम करते हैं, उड़ने का काम करते हैं, लेकिन उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। therefore before we jump to the conclusion let us look at the wings of birds and bats। तो हमने वही देखा एंड ओके, तो हमने अभी वही देखा। अब हम लोग आ जाते हैं कि हमें, ठीक है, कॉमन पैटर्न्स के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया, हमने ये भी जान लिया कि कौन सी स्पीशीज़ कितनी ज़्यादा पास है एक दूसरे से। ओके सर, अब हमें आप लोग फॉसिल के बारे में जो बात स्टार्टिंग में कर रहे थे वो हमें बता दो। तो देखो, यूजुअली हमें ये फॉसिल्स मिलते हैं धरती के नीचे। जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है,
किसी नेचुरल कॉज के कारण वो ज़मीन के अंदर धंस जाता है और उसका डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। तो इस वजह से उसकी बोन्स हमें, या फिर उसके थोड़े थोड़े स्किन के पार्ट्स, उसके फेदर्स, या फिर उसके नेल्स जो भी हो, तो वो हमें धरती के अंदर दबे हुए दबे हुए सिचुएशन में मिल जाते हैं। तो इनसे हम लोग, इनका थोड़ा सा स्टडी करके हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि वो पुराने ऑर्गेनिजम्स कैसे दिख रहे होंगे। जैसे हमें ऐसे ही नहीं पता था कि हाँ भाई डायनासोर्स होंगे, हमें ऐसे ही नहीं आइडिया था। ओके, लेकिन कुछ साइंटिस्ट को पूरे के पूरे डायनासोर्स का जो बोन्स है तो वो मिले धरती के नीचे। तो ऐसे फॉसिल्स मिले जिनके कारण हमें पता चला गया कि डायनासोर्स एक टाइम पे धरती के ऊपर थे। अब हमने क्या किया कि जो जो ऑर्गेनिजम्स जो धरती पे अभी के टाइम पर है, जैसे लिजर्ड हो गया, तो लिजर्ड का स्केलेटन और इस डायनासोर का स्केलेटन कंपेयर करके देखा, या फिर एलिगेटर का स्केलेटन और डायनासोर का स्केलेटन कंपेयर करके देखा, तो हमें एक आइडिया लगा कि भाई एलिगेटर एंड डायनासोर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डायनासोर से इवॉल्व होके एलिगेटर्स बन गए हैं। तो आई होप यू गाइज आर गेटिंग द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इस तरीके से हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में पता चल गया, जैसे हमने फॉसिल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश की। अब देखो, अब आप लोगों को वैसे स्नेल, अगर आप देखोगे स्नेल, मतलब स्नेल को क्या कहोगे आप, स्नेल ही कह लेते हैं चलो। तो अगर आपने स्नेल को देख लिया तो आप लोगों को लगेगा कि यार इसके जैसा तो कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। लेकिन इसके जैसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि ये कहीं से एलियन ने ड्रॉप किया है या फिर भगवान ने बनाया है। देखो, इसके पीछे वाले इसके पहले वाले एंसेस्टर्स भी रहे होंगे, लेकिन किसी न किसी वजह से वो अर्थ से मर गए, सारे के सारे ख़त्म हो गए, नेचुरल सिलेक्शन के कारण सारे के सारे ख़त्म हो गए। और इन सारे ऑर्गेनिजम्स का ख़त्म होना हमें कहाँ पे, अब आप लोगों को एनिमल्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन उनके डेड बॉडीज ज़रूर मिलेंगे। तो वो हमें फॉसिल्स के फॉर्म में मिलते हैं। आप लोगों को कुछ इस टाइप के बहुत बड़े बड़े वो मिलेंगे, फॉसिल्स मिलेंगे। तो उनका शेल ऑलमोस्ट इतना बड़ा था, मैंने ये देखा हुआ है। तो फॉसिल्स हमें ट्री ट्रंक की भी फॉसिल्स मिलते हैं, हमें स्नेल्स के भी फॉसिल्स मिलते हैं, हमें देखो फिश का भी फॉसिल मिलता है, और हमें डायनासोर्स के भी फॉसिल्स मिलते हैं। अगर कोई हैदराबाद में रहता है तो उनको एक म्यूज़ियम है हैदराबाद में जहाँ पे ऐसी बड़ी सी डायनासोर की फॉसिल रखी गई है, तो वो आप कभी भी जाके देख लो। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अब के टाइम पे मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि हमें फॉसिल की डेटिंग के साथ साथ, मतलब कितनी कितनी पुरानी ये फॉसिल है ये जानने के साथ साथ हम उस ऑर्गेनिज्म का 3D मॉडल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वैसे आप छोटे हो, बस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ेंगे और एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है वो पढ़ेंगे। हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल्स आर। अब आप कैसे करोगे, अब मैंने तो आप लोगों को मॉडर्न टेक्निक बता दी। कार्बन डेटिंग हो गया, कार्बन डेटिंग मतलब कार्बन डेटिंग नहीं, कार्बन डेटिंग मतलब कार्बन निकालोगे, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, तो वो आइसोटोप कुछ साल बाद टूट के नॉर्मल कार्बन बन जाता है, ऐसे समझ लो आप। तो कितना बचा है और कितना टूटा है, इसके बेसिस पे हम लोग कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमें कैसा पता चलेगा कि कितने ओल्ड ये चीज़ें हैं, कितने ओल्ड ये फॉसिल जो मिला है तो वो है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे पहले। तो कितने, अब ये देखो, ये सॉइल के लेयर्स हो गए, इतने लेयर्स हो गए। सॉइल हर साल थोड़ी 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 क्रिएट होती है। तो हम लोग इन लेयर्स को स्टडी करके, समझो हमें यहाँ पे मिल गया, तो हम लोग गेस करेंगे 10 साल, ये 20 साल, ये 30 साल, ये 40 साल, ये 50 साल, ये 60 साल। सो ये हम लोग ऐसा गेस कर सकते हैं कि ये 60 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन वैसे सॉइल काफ़ी ज़्यादा स्लोली फॉर्म होती है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ये 10 साल, ये 100 साल, ये 1000 साल, ये 10,000 साल। अभी ये 1 लाख साल पहले वाला हमें फॉसिल मिला है। दिस इज़ हाउ वी कैन गेट टू नो एन अप्रोक्सीमेट एज। लेकिन आजकल कार्बन डेटिंग जैसी चीज़ें आ गई है। अब देखो, द सेकेंड वे ऑफ डेटिंग फॉसिल इज़ बाय डिटेक्टिंग द रेशियोज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। अभी आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो कोई भी एलिमेंट जो है, जैसे कार्बन हो गया, तो उसका एक आइसोटोप होता है कार्बन कार्बन 15 एंड नॉर्मल होता है कार्बन 16। तो नॉर्मली क्या होता है, अब जब आप लोग जब
ये जो होता है आइसोटोप, तो ये स्टेबल नहीं होता, तो ये कुछ साल बाद ब्रेक होता है। तो इसके ब्रेकेज के, अब ये कुछ साल बाद, तो ये कितने साल हो गए ऐसे हम लोग काउंट कर करके किसी भी कार्बन की एज या फिर किसी भी चीज़ की एज का हम पता लगा सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग यूजुअली। तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। एंड हम लोग इन लेयर्स के कारण मतलब लेयर्स से भी हम लोग गेस कर सकते हैं कि कितना एज होगा इस फॉसिल का। सो मैंने ये काफ़ी ऊपर ऊपर से बता दिया, आप लोग ठीक से पढ़ सकते हो। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट हाउ एग्जैक्टली दिस मेथड वर्क्स। तो आप लोग देख सकते हो, पहले पानी था, ओके, थोड़ा थोड़ा पानी कम होते गया, लेकिन जैसे जैसे पानी कम होते गया वैसे वैसे जैसे सॉइल जैसे जैसे बढ़ने लगा। आप लोगों को सबसे बेसिक में यहाँ पे मिलेगा क्या, आप लोगों को मिलेगा शेल्स, या फिर जो स्नेल के शेल्स हो गए, पर्ल्स वाले शेल्स हो गए, तो उनका फॉसिल मिलेगा। उसके ऊपर आप लोगों को मिलेगा डायनासोर। फिर डायनासोर्स के बाद थोड़ा सा टाइम चला गया, उसके बाद नॉर्मल हॉर्सेस आ गए, तो वो हॉर्स भी मर जाएगा और उसके ऊपर से भी ऐसी मिट्टी आ जाएगी। एंड दिस इज़ हाउ वी कैन गेस कि कितना ये ओल्ड हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हॉर्स भी आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे मिट्टी इतनी जम जाएगी कि पानी सारा का सारा चला जाएगा। तो फिर हम लोग ऐसे स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर हज़ारों साल पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म रहा होगा। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर हम वैसे ही बैठ के सोचें कि भाई जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं वहाँ पर तो कोई ना कोई चीज़ होगी। तो अगर आपने अभी भी खोदना स्टार्ट कर दिया, वैसे अगर आप बिल्डिंग में वगैरह रह रहे तो मत खोदो नीचे सेकंड फ्लोर पे रह रहे हो तो नीचे वाले लोग परेशान हो जाएंगे लेकिन अगर आप ज़मीन पे रहते हो तो आप लोग खोद के थोड़ा सा नीचे जाके फॉसिल्स ढूंढ सकते हो। वैसे अब आप कहाँ पे खोजोगे, इसके लिए साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं। यू डोंट रियली नीड टू वरी, यू जस्ट नीड टू स्टडी एंड गेट गुड मार्क्स सो दैट यू कैन बिकम अ हिस्टोरियन समडे, और डायनासोर पढ़ने वाले साइंटिस्ट्स और समथिंग। सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट फॉसिल्स दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। फॉसिल्स हमें समुद्र के नीचे, ज़मीन के भी नीचे मिलते हैं। एंड इससे और कितने लेयर्स डीप है, तो उससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना फॉसिल होगा। सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट इट इन दिस वीडियो। इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग if you guys are still watching, hit the subscribe button. You guys have been watching Win Science for this long 24 minutes, and I hope you guys are having a great day. And if you find any value in this lecture, then share this lecture, and see you in the next video. Bye bye.